शरद पवार की उम्र उनको साथ नहीं देती। दूसरा मुद्दा जो है कि दोनों के पास जो भी कोई नेता बन के उभरे थे वो सारे इनको छोड़ के चले गए हैं, तो इनके पास नेता नहीं बचे हैं, इनके पास कार्यकर्ता बचे हैं। तीसरा, शरद पवार के पास शरद पवार की लीडरशिप तो जरूर है, लेकिन ग्रास रूट में संगठन नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद ये 1.5-2 महीने में ही 3 बार उद्धव ठाकरे उसके बेटे देवेंद्र फडणवीस को मिल चुके हैं। अब ये दोनों की मजबूरी है अपने अपने राजनीतिक पार्टियों को बचाना, दल को बचाना, अपने नेतागिरी को बचाना। महाराष्ट्र में 48 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें शरद पवार पार्टी के पास 8 है, उद्धव ठाकरे के पास 9 है, तो ये 17 एमपी इनके पास है। तो बीजेपी की ये कवायद होगी इस माहौल में कि जिस तरह से राज्य में उद्धव ठाकरे और शरद पवार कमजोर हो चुके हैं, तो इनका फायदा उठाकर ये 17 एमपी का जो बहुमत है अगर सेंटर में ले लिया जाए तो फिर अगर टीडीपी या नीतीश बाबू कुछ भी कर लेते हैं तो ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में आ जाएंगे। विधानसभा में शरद पवार कहीं के नजर नहीं आए, उद्धव ठाकरे कहीं के नजर नहीं आए और कांग्रेस भी कहीं की नजर नहीं आए। कुल ये कुल मिला के तीनों दल भी 50 का 100 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनको कितना बड़ा झटका लगा। दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना। इसी बीच जो है महाराष्ट्र से भी बड़े उथल पुथल की खबर आ रही है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ये सूचना जारी की है, प्रेस में, मीडिया में, दिल्ली के प्रेस में ये सूचना जारी की है कि 11 तारीख को वो अपने कार्यालय पर जो है दिल्ली चुनाव में जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी उनसे आके मिल सकते हैं, उस पर गहन विचार विमर्श हो सकता है। शरद पवार जो है दिल्ली में भी एनसीपी के कैंडिडेट उतार सकते हैं। ये सब एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ असली मुद्दा जो है महाराष्ट्र से लेकर है, महाराष्ट्र की राजनीति हलचल को लेकर है। कई समाचार पत्रों में, अखबारों में, न्यूज एजेंसियों में ये खबर आई है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। ये अभी पुख्ता ये नहीं हुआ है, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इस तरह की सुर्खियां बनी हुई हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं होगा, अगर हो रहा है तो किन परिस्थितियों में होगी, महाराष्ट्र की राजनीति क्या केंद्र पर कितनी हावी हो सकती है या नहीं होगी, या फिर ये जो है इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिहार से भी हो सकता है, क्योंकि इसी साल जो है अक्टूबर नवंबर तक जो है बिहार में चुनाव होने वाले हैं और तमाम जनमानस के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार जो है एक बैसाखी के रूप में मोदी सरकार की कड़ी में लगे हुए हैं। अगर ये आंकड़ा जो है उनको महाराष्ट्र से या और किसी क्षेत्रीय पार्टी से फुलफिल हो जा रही है तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार गैर जरूरी भी हो सकते हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करने वाला हूं, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट सुरेश माने साहब, बीआरएसपी पार्टी के संस्थापक भी हैं, महाराष्ट्र की चुनावी रणनीति में शामिल रहते हैं, तो महाराष्ट्र के गुणागणित को हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या आपका आकलन कह रहा है? सुर्खियां आपने भी देखी होंगी सर। एक तो बीजेपी का लोकसभा में बैकफुट पे जाना और हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा में वापसी करना, ये 2 घटनाओं को समझने की बहुत जरूरी है। लोकसभा में जितना बीजेपी उम्मीद कर रही थी, पोल प्रेडिक्शन आए थे, भविष्यवाणियां हुई थी, 400 पार वाला नारा लग रहा था और इंडिया गठबंधन उनको कोई उतनी तगड़ी मुकाबले में नहीं दिख रही थी, तो बीजेपी को लग रहा था कि हम 400 पार होकर रहेंगे, लेकिन वहां उनको
मुंह के बल पर गिरना पड़ा और उससे उन्होंने सबक सीखा और सबक सीख के उन्होंने पहले हरियाणा को रिकवर किया और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र को रिकवर किया। वैसे हरियाणा और महाराष्ट्र ये बीजेपी ने रिकवर किया ये कहना एक बाजू है, उसको कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने गवाया ये दूसरी बाजू है। बिल्कुल। हाँ, तो ये इनके गवाने से उनको मिला, खास करके हरियाणा में भी वही प्रॉब्लम था कांग्रेस का और महाराष्ट्र में भी वही प्रॉब्लम था इंडिया गठबंधन का। लेकिन ये दो राज्य हाथ में लेने के बाद बीजेपी का हौसला जो है वो आगे बढ़ा है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो फरवरी में दिल्ली का चुनाव है और लगभग 6 महीने बाद बिहार का चुनाव है। बिहार फिर एक बड़ा स्टेट है और उससे पहले बीजेपी अपनी राजनीति में फेरफार करने के लिए सोचने के लिए मजबूर है, क्योंकि अब बीजेपी की जो सरकार है वो थोड़ी अपनी बहुमत वाली सरकार तो है नहीं। उनके अकेले 240 है और बाकी सब घटक दल के हैं। उसमें मेजर पोर्शन नीतीश कुमार और टीडीपी का है। तो इस हालत में इन सिर्फ दोनों के ऊपर रिलाय होने के बजाय बीजेपी और अपने खंबे ढूंढती होगी जो केंद्र की सरकार को टिका सकती है, या इन 2-3 लोगों के ऊपर सिर्फ अगर निर्भर रही तो फिर उनकी कई ज्यादा बातें सुननी पड़ती है, बार्गेनिंग पावर होती है। और इस हालत में बीजेपी का ये अगला कदम है महाराष्ट्र। वैसे उन्होंने विधानसभा जीत लिया। अब विधानसभा जीतने के कारण उनके दूसरे जो काम है वो आसान हो गए। विधानसभा में शरद पवार कहीं के नजर नहीं आए, उद्धव ठाकरे कहीं के नजर नहीं आए और कांग्रेस भी कहीं की नजर नहीं आए। कुल ये कुल मिला के तीनों दल भी 50 का 100 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनको कितना बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर भी इनके पास बीजेपी महाराष्ट्र में 48 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें शरद पवार पार्टी के पास 8 है, उद्धव ठाकरे के पास 9 है। तो ये 17 एमपी इनके पास है। तो बीजेपी की ये कवायद होगी इस माहौल में कि जिस तरह से राज्य में उद्धव ठाकरे और शरद पवार कमजोर हो चुके हैं, तो इनका फायदा उठाकर ये 17 एमपी का जो बहुमत है अगर सेंटर में ले लिया जाए तो फिर अगर टीडीपी या नीतीश बाबू कुछ कर भी कर लेते हैं तो ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में आ जाएंगे। और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि ये दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन, दलों का समर्थन अगर बीजेपी को मिलता है तो बीजेपी फायदे में रहेगी। अब इस दिशा में कुछ चिन्ह भी साबित होने लगे हैं। जैसे कांग्रेस को छोड़कर लगभग आप जैसे अलग हो गई बिल्कुल इंडिया गठबंधन से, वैसे उद्धव ठाकरे की भी पार्टी लगभग अलग हो गई, ऐसा है। तो जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे जम्मू कश्मीर के उमर ने कहा है ना कि अभी इंडिया गठबंधन का ऑफिशियली डिसोल्यूशन डिक्लेयर होना बाकी है, बाकी प्रैक्टिकली वो डिसोल्यूशन हो चुका है। अब 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एनसीपी की प्रदेश लेवल की बैठक थी और उसमें शरद पवार जी ने बात तो कही कि फिर लड़ेंगे, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने आरएसएस की भी चुनाव जीतने के लिए सराहना की। तो एक तरफ से जो सिग्नलिंग देने का काम है वो शरद पवार की तरफ से भी हो रहा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद ये 1.5-2 महीने में ही 3 बार उद्धव ठाकरे उसके बेटे देवेंद्र फडणवीस को मिल चुके हैं
अब ये दोनों की मजबूरी है अपने अपने राजनीतिक पार्टियों को बचाना, दल को बचाना, अपने नेतागिरी को बचाना। क्योंकि बहुत सारे एमपी एमएलए जो उद्धव ठाकरे के हैं वो हिंदुत्व के कारण कांग्रेस से अलग और बीजेपी के नजदीक मानते हैं। तो आइडियोलॉजिकली उनको बीजेपी ज्यादा सूट करती है। एनसीपी को भी अब महाराष्ट्र में उतनी ताकत नहीं बची है क्योंकि मेजर पोर्शन अजित पवार लेके बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो बचे कुचे जो 7-8 है वो भी 10 जाने की, हाँ 10 है, उसमें से ये 2 अगर छोड़े फादर और डॉटर तो 8 जाने की तैयारी में नजर आ सकते हैं। इस हालत में पार्टी भी डूबेगी, क्रेडिबिलिटी भी खत्म होगी। तो इस हालत में सेंटर के साथ साठगांठ बनाकर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत रखना, बरकरार रखना और गिरती हुई साख को बचाना, इस कोशिश में शरद पवार और उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते वो बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे और बीजेपी की भी यही चाहत है कि उनकी तरफ से दोस्ती का हाथ आए, ताकि जो नीतीश कुमार जी है कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा इस तरह की रही है, अनप्रेडिक्टेबल रही। हाँ अनप्रेडिक्टेबल रही है और मौका परस्त राजनीति ये उनका सिद्धांत बन चुका है। और इसलिए उनके फायदे वाली राजनीति जहां से भी हो उसको वो अपनाते हैं। और इसलिए बिहार में अगर बीजेपी उनको हार्ड लगती है बार्गेनिंग के लिए और पावर के लिए बीजेपी के अलावा दूसरा कोई प्लेयर सामने आता है तो नीतीश कुमार बीजेपी का हाथ कभी भी छोड़ सकते हैं। ये बीजेपी के रणनीतिकार, पॉलिसी मेकर, पार्टी चलाने वाले लोग जो नीतीश को अच्छी तरह से समझते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में शरद पवार भले डायरेक्टली बीजेपी के साथ घुल मिल नहीं जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट में वो एक अलग तरह का समर्थन दे सकते हैं, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर वॉकआउट करना, एग्जैक्टली एब्सेंट रहना या उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना, इस तरह का शरद पवार समर्थन दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे मुझे लगता है वो डायरेक्ट समर्थन देने के मूड में है क्योंकि उनको अपनी लीडरशिप भी बचानी है, पार्टी भी बचानी है और फिर दूसरे कोर्ट के कोई केसेस के मामले सामने ना आए, इसके लिए बीजेपी के साथ रहना भी जरूरी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बीजेपी की भी जरूरत है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की भी जरूरत है और शरद पवार की भी जरूरत है, जहां तक उनकी पार्टी बचाने का सवाल है। इसको सर अगर संक्षेप में देखा जाए तो अब शरद पवार में वो दमखम नहीं बचा, या उम्र के पड़ाव के कारण भी हो सकता है। एक इसी तरह का एक एग्जाम्पल अगर देख लें, क्या है मुलायम सिंह यादव जो थे, उम्र के पड़ाव के कारण ही अखिलेश यादव ने उनसे पार्टी विघटित करके अपने अंदर कैप्चर किया और उसके बाद उनके साथ उनके कई विधायक चले गए। और रही ये बात जो है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरी बात जो है उद्धव ठाकरे की अगर करें तो वैचारिक मतभेद जो है बीजेपी और शिवसेना के बीच में नहीं है। दोनों हिंदुत्व की राजनीति पर लड़ने वाले हैं। हिंदुत्व की राजनीति से की पीठ पर ही चलकर दोनों ने सत्ता काबिज की थी। अगर हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी ने हाईजैक कर ली है तो उद्धव ठाकरे के पास अपना जमीन बचाने के लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा रहेगा। ये भी एक इसीलिए मजबूरी हो सकती है। इसीलिए मैंने जो कहा कि बिल्कुल। शरद पवार जी के पास उम्र का तकाजा है हम्म और उद्धव ठाकरे के पास तबीयत का तकाजा है। हम्म उनकी जो हेल्थ है वो एग्जैक्टली। फाइटिंग पॉलिटिक्स के लिए सूट नहीं करती है, हम्म बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह है और शरद पवार की उम्र उनको साथ नहीं देती। दूसरा मुद्दा जो है कि दोनों के पास जो भी कोई नेता बन के उभरे थे वो सारे इनको छोड़ के चले गए हैं। तो इनके पास नेता नहीं बचे हैं, इनके पास कार्यकर्ता बचे हैं। तीसरा,
शरद पवार के पास शरद पवार की लीडरशिप तो जरूर है, लेकिन ग्रास रूट में संगठन नहीं है। ग्रास रूट में महाराष्ट्र के सभी जिलों में संगठन नहीं है। इनका संगठन कैसे चलता था? इनका बड़ा नेता हर एक जिले में होता था, एक दो बड़ा नेता, और वो वहां की लोकल मैनेजमेंट करता था। अब बड़े नेता सब चले गए, तो साधन चले गए, उस नेता की मैनेजमेंट चली गई। तो शरद पवार बड़े नेता होकर भी नीचे से उनको जो ग्रास रूट का सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा, वो उनके लिए है नहीं। वो इस बात को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उद्धव ठाकरे के पास कार्यकर्ता शरद पवार के मुकाबले में ठीक ठाक है, लेकिन साधन और नेता, फिर वही समस्या आती है। हर जिले पे, हर लोकल लेवल पे जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं वो सारे एकनाथ शिंदे के पास चले गए, और इसलिए उनकी भी मजबूरी है। तो एक तरफ संगठन, एक तरफ सारे नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, और तीसरा तरफ शरद पवार का उम्र का तकाजा, उद्धव ठाकरे का तबीयत का तकाजा, इन मामलों को लेकर ये भी मुश्किल में है। और बीजेपी चाहती है कि इनकी मुश्किल हल हो, तो उनको बीजेपी के साथ लाने के चक्कर में बीजेपी है, ताकि अपनी मतलब बीजेपी की मुश्किल हल हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है। बहुजन चिंतक जो हैं दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सावित्री बाई फुले की सहयोगी जो है फातिमा शेख एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर है जिसको उन्होंने गढ़ा है। इसमें कितनी सच्चाई? पहले अभी आपने जो कहा बहुजन चिंतक दिलीप मंडल, अब वो हाँ, बहुजन पहले चिंतक, अम्बेडकरवाद का झंडा उठाए हुए थे, अभी वर्तमान में जो है भगवा झंडा उठा के घूम रहे हैं। तो इसीलिए अभी वो बहुजन चिंतक नहीं, अभी वो ब्राह्मणवादी चिंतक हो गए। तो बिल्कुल अभी हमें भी उनके नाम के आगे अभी ब्राह्मणवादी चिंतक लगाना चाहिए। जी दिलीप बिल्कुल। मंडल को आप भी अच्छी तरह से जानता हो, मैं भी जानता हूँ, हम सारे परिवार वाले लोग ही है। जब इसके पहले ब्राह्मणवाद के खिलाफ, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जब जो भी बात करनी होती तो हम फोर फ्रंट वाले रहे हैं, उसमें दिलीप मंडल भी रहे। लेकिन जैसे दिलीप मंडल का सरकारीकरण हुआ, तो उनके सोचने का भी सरकारीकरण हुआ, उनके सोच विचार का भी सरकारीकरण हुआ, और उसी के तहत उन्होंने जो आरएसएस बीजेपी की मुस्लिम हेट पॉलिटिक्स है, नफरत की जो राजनीति है, उसी कड़ी को पकड़कर उन्होंने, दुर्भाग्य से बड़ी विडंबना की बात है, दुख की बात है, कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला टीचर रही, उसकी सहयोगी दूसरी महिला टीचर फातिमा शेख के ऊपर उन्होंने जो उंगली उठाई, उनके अस्तित्व की उंगली उठाई, इससे दिलीप मंडल जी का बेचारे का बचपना सामने आ गया। ये उनके लिए बहुत मतलब कमजोरी रही। उनका निशाना अगर कुछ भी हो तो भी मॉडल चुनने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो दो लेवल पे इसका करारा धिक्कार होना चाहिए कि दिलीप मंडल जैसे आदमी ने ऐसे करके क्या पाना है। अभी जो कुर्सी मिली है, क्या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इससे ज्यादा बोलकर? वो तो नहीं बनने वाले ना। जो मिला है इससे ज्यादा कुछ नहीं छलांग पाएंगे। हो सकता है इधर इधर उधर का मटेरियल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ना प्रधानमंत्री बन पाएंगे ना कैबिनेट सेक्रेटरी बन पाएंगे। लेकिन इतिहास में जो उनका जिक्र होगा, जो रिकॉर्ड बनेगा, वो फातिमा शेख के ऊपर उंगली उठाने वाला पहला आदमी कौन, तो उसका नाम दिलीप मंडल का होगा। और ये दिलीप मंडल के लिए जो भी उनका आज तक का चिंतन रहा, सोचने की परंपरा रही, जो उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड रहा, उसके खिलाफ जो उन्होंने अभी अपने सरकार के नुमाइंदों को खुश करने के लिए जो कदम उठाया, वो बहुत निंदनीय है, इतिहास के विपरीत है, सत्य के आधारित भी नहीं है, और इतना सफेद झूठ सामने लाकर दिलीप मंडल जी ने अपने आप को बड़ा झूठ साबित किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही मैं महाराष्ट्र की जनता से, महाराष्ट्र के दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूं
कि फातिमा शेख से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, एविडेंस या उनके परिवारजनों से अगर कोई आपकी मुलाकात हो रही है या उनकी पहचान वाले लोग हैं, तो उनका संपर्क नंबर अम्बेडकरनामा को दे। अम्बेडकरनामा सीधा उनका इंटरव्यू करेगा या आपके दिए गए साक्ष्यों को अम्बेडकरनामा अपने पटल पर लाकर जनता को बताएगा कि नहीं, फातिमा शेख जो है केवल दिमागी उपज नहीं है, वो भी दिलीप मंडल जी की वो एक वास्तविक कैरेक्टर है, और उनका जो है जिक्र जो है सावित्रीबाई फुले ने अपने पत्रों में भी किया है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अमर जी।